दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा रखता हूँ कि आप अच्छे हो। क्या आपको फिजिक्स इजी लगता है? और इजी नहीं लगता है तो उसका रीजन यही होगा, मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे हजारों इक्वेशन होते हैं जो फिजिक्स में आपको याद रखने पड़ते हैं और उनको कब यूज करना है वो भी आपको याद रखना पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। लेकिन क्या ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि सिर्फ एक ही इक्वेशन के जरिए आप अपनी फिजिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी फिजिक्स का मटेरियल है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप सिर्फ एक ही इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है अगर हमने थियरी ऑफ एवरीथिंग को 100% डिस्कवर कर लिया तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थियरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फिजिक्स आपको हार्ड लगता है ना दोस्तों, तो चलिए फिजिक्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं थियरी ऑफ एवरीथिंग की ओर। तो फिजिक्स को अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा तो आप समझ ही जाएंगे कि फिजिक्स के अंदर जो है हम नॉर्मली फोर्सेस के ऊपर ही काम करते हैं। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं कि कितनी फोर्स होती है जो फिजिक्स के अंदर काम करती है, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। सबसे अच्छी और सबसे फेमिलियर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरी है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरी है इलेक्ट्रिक फोर्स और चौथी हुई न्यूक्लियर फोर्स। अब इन चार से ज्यादा तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है। इन चार फोर्सेस को हम ज्यादा डीप में स्टडी करें और जैसे कि साइंटिस्ट ने किया तो उनको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों अलग फोर्स नहीं है, वो दोनों भी एक ही फोर्स है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम मैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन दोनों को फोर्स को कंबाइन करके साइंटिस्ट ने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिससे कि हमारा प्रकाश बना हुआ है। तो और भी ज्यादा जब स्टडी किया गया तब हमें और भी अच्छी बातें पता चली, जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी एक दूसरे से अलग नहीं है, वो भी एक ही फोर्स के दो भाग पड़ चुके हैं और उनको कंबाइन करके हमने नाम दिया इलेक्ट्रोविक इंटरेक्शन। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोविक इंटरेक्शंस को समझ लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से तो हम मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये हमारे यूनिवर्स का बहुत ही अच्छा एरिया कवर कर लेते हैं और हम यूनिवर्स को काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब बची ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक तो हमने इन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं ढूंढा है, लेकिन अगर हमको मिल जाए तो फिर उस एक फोर्स को समझ के हम चारों की चारों फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब कि एक फोर्स को समझो, उसके बेनिफिट में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस को आप समझ लेंगे। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के बाकी की तीन फोर्सेस को हमने काफी अच्छी तरह से यूनिफाइड कर ही लिया है। अब समझेंगे कि ये फोर्सेस की वजह से होता क्या है जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है। सिंपल, अगर आप सीधे खड़े हुए हैं और मैं आपको आके जोर से धक्का दूंगा तो आपके पास कुछ तो वेलोसिटी आ ही जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि आप गिर जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से देखें तो आपके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो यही होता है जब स्टार्स प्लेनेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसकी वजह से वो मूव करते हैं और सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। ब्लैक होल्स सोलर सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से मिल्की वेज बनती है और ये मिल्की वे दूसरी मिल्की वेज के ऊपर ग्रेविटेशनल की फोर्स लगाती है और एक दूसरे के आसपास घूमना शुरू कर देती है और इस तरह से एक बहुत ही अच्छी पिक्चर क्रिएट होती है हमारे यूनिवर्स की। और यही सारी फोर्सेस जब छोटे स्केल के ऊपर यूज होती है तब वह बनाती है प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और हमारे एटम्स। तो इस तरह से बड़े स्केल के ऊपर और छोटे स्केल के ऊपर काम करने वाली फोर्सेस तो एक ही है, लेकिन अब हम एक नजर करेंगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के ऊपर। जब हम समझना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, हमारे प्लेनेटरी सिस्टम्स और
हमारे सोलर सिस्टम्स और ये हमारे पूरा का पूरा बहुत बड़ा यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो हम यूज करते हैं द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। और जब हम समझना चाहते हैं कि बहुत ही छोटे पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं और न्यूक्लियस कैसे बनता है और एक्सेट्रा, तो हम यूज करते हैं क्वांटम फिजिक्स का। मतलब कि द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर काम करती है और क्वांटम फिजिक्स बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर काम करती है। और दोनों के बीच में मेजर प्रॉब्लम यही है कि अगर हम क्वांटम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को लें और बड़े स्केल के ऊपर लगाएं तो काम नहीं करते, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ कॉन्सेप्ट लेके बहुत ही छोटे स्केल्स के ऊपर लगाएं तो वो काम नहीं करते। मतलब कि दोनों थियरी एक साथ में मैच नहीं करते। अब एक ही यूनिवर्स को समझाने के लिए जहाँ पे एक ही तरह की फोर्सेस लग रही हैं, उनको समझाने के लिए दो अलग अलग थियरी होना तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट अभी ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसी थियरी जो दोनों के बीच में लिंक बना सके। और तो और द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ब्लैक होल्स को भी काफी अच्छी तरह से नहीं समझा सकती। तो हम ढूंढ रहे हैं कुछ एक ऐसी थियरी के बारे में जो हमें द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स के बीच में एक लिंक दे, जो डार्क मैटर को समझाए, जो डार्क एनर्जी को समझाए, और तो और वो ब्लैक होल्स को, न्यूट्रिनोस को, जो भी अननोन कॉन्सेप्ट है उसको समझाए। और क्योंकि उस एक थियरी या फिर तो उस एक लिंक की वजह से हम यूनिवर्स के अंदर होने वाले सारे इवेंट्स को समझ पाते हैं, इसी वजह से इसको इतना इम्पोर्टेंट नाम दिया गया है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम तो अभी भी है कि थियरी ऑफ एवरीथिंग कौन सी है वो तो हमें अभी तक नहीं पता है। लेकिन हाँ, चिंता मत कीजिए यारों, क्योंकि कुछ ऐसी थियरीज हैं जो अगर हम फ्यूचर में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर लेंगे तो वो उनको नाम मिल सकता है थियरी ऑफ एवरीथिंग का। तो पहली थियरी है स्ट्रिंग थियरी या फिर तो एम थियरी, और दूसरी थियरी है लूप क्वांटम ग्रेविटी। इन दोनों थियरी के अंदर जो स्ट्रिंग थियरी है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसको थियरी ऑफ एवरीथिंग का नाम मिलेगा। तो बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि स्ट्रिंग थियरी हमें क्या समझाती है। तो स्ट्रिंग थियरी तो हमें यही कहती है कि मान लीजिए कि हमारे एटम्स का सबसे छोटे में छोटा जो पार्टिकल है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो है कुछ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है, और ये वाइब्रेशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाइब्रेशन ही डिफाइन करती है कि कौन सा पार्टिकल बनेगा। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें उस स्ट्रिंग को किसी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना होगा, और प्रोटॉन बनाने के लिए किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना होगा। मतलब कि जो सारे के सारे हमारे यूनिवर्स में दिखने वाले पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रिंग से ही बने हुए हैं, लेकिन सारे पार्टिकल्स के अंदर जो स्ट्रिंग है उनकी वाइब्रेशन कुछ अलग अलग है। तो उन स्ट्रिंग्स के ही जरिए हम यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को, और इस तरह से हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को समझा सकते हैं। लेकिन ये थियरी अभी भी हम डेवलप ही कर रहे हैं, तो 100% कि ये थियरी सही होगी ये हमें नहीं पता। तब तक हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप डेवलप करें इस थियरी को तो आगे हायर स्टडीज में जाइए, वरना तो फिर आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो द थियरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। आप दूसरी वीडियोस की सजेशन, मतलब कि हमारे आने वाली वीडियोस का टॉपिक कौन सा होना चाहिए उसके बारे में कमेंट के अंदर सजेशन भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं।